जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो भाई फ्लक्स अगर हमें जानना तो फ्लक्स को जानने से पहले हम जानेंगे कुछ एरिया के बारे में। हम किसके बारे में जानेंगे? हम फ्लक्स से पहले हम जानेंगे थोड़ा सा एरिया के बारे में। अब साहब क्या जानेंगे हम एरिया के बारे में? हम एरिया के बारे में ये जानेंगे कि अभी तक जो हम एरिया के बारे में पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि एरिया स्केलर होता है। हमने कभी उसकी डायरेक्शन निकालने की कोशिश नहीं करी। बट अब से जो हम एरिया पढ़ेंगे, हम एरिया को एज अ वेक्टर पढ़ेंगे। हम एरिया को कैसी क्वांटिटी लेकर चलेंगे? एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी लेकर चलेंगे। हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे होंगे। अच्छा साहब, अगर ये वेक्टर होगा तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन किधर होगी? अगर इसकी डायरेक्शन की बात करी जाए तो ये किधर होगा? ये होगा नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस, जिस सरफेस का भी आप एरिया निकाल रहे हैं उसके नॉर्मल, एंड अवे फ्रॉम द सरफेस, एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। एक तो नॉर्मल होगा, साथ ही साथ अवे फ्रॉम द सरफेस भी होगा। सरफेस की अगर मैं बात करूं तो दो तरह की सरफेस हम बात कर सकते हैं। एक होगी ओपन सरफेस और एक हो जाएगा अपना क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस या फिर क्लोज्ड सरफेस, है ना। ओपन सरफेस कैसे? कि भाई जैसे हमारी शीट हो गई, ये सर्कुलर डिस्क हो गई, ये हमारी कैसी होगी? ये हमारी ओपन सरफेस होगी। तो ओपन सरफेस में अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो मैंने क्या बोला? नॉर्मल टू द सरफेस बनाओगे। एक तो नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है जी, ये हो गया नॉर्मल टू द सरफेस। एंड कैसा? अवे फ्रॉम द सरफेस। देखो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ एरो लगाया। इसी तरीके से इस डिस्क में बनाऊंगा तो नॉर्मल टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। अच्छा, क्या ऊपर की तरफ बना सकते हैं, नीचे की तरफ नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, आप नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, बट नॉर्मल होना चाहिए और सरफेस से दूर जाते हुए। वैसे यहां पर भी बना सकते हैं, नॉर्मल होना चाहिए दूर जाते हुए। तो ओपन सरफेस में आप दो तरफ एरिया वेक्टर बना सकते हैं। जिधर भी बनाओगे आप उसी को पकड़ कर चलोगे पूरे क्वेश्चन में और उसी के हिसाब से फिर सॉल्व करोगे। क्लोज सरफेस में अगर हम बात करें तो क्लोज सरफेस से मतलब क्या हो गया हमारा कि क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, है ना, स्फीयर, ये सब क्या हो गया हमारे? ये सब हमारे क्लोज्ड सरफेस हो जाते हैं। ये जैसे क्यूब हो गया मान लो, ये मान लो स्फीयर है ना, ये हमारे कैसे सरफेस हो गए? ये क्लोज सरफेस हो गए। ये कोन है, ये कैसे सरफेस है? क्लोज्ड सरफेस है। जो भी 3D वाली सरफेस होती है वो हमारी क्लोज्ड सरफेस होती है। इनके एरिया वेक्टर बनाओ। तो इसमें एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो इस वाले सरफेस के लिए जो ऊपर वाला है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। ऐसे नीचे वाली सरफेस के लिए बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर दूर जाता हुआ, इधर बनाऊंगा परपेंडिकुलर दूर जाता हुआ, परपेंडिकुलर दूर जाता हुआ। पीछे वाले सरफेस के लिए भी परपेंडिकुलर दूर जाता हुआ और आगे भी परपेंडिकुलर दूर जाता हुआ। क्या अंदर की तरफ बनेगा? इसमें अंदर की तरफ हम नहीं बनाएंगे। क्लोज्ड सरफेस में कभी भी अंदर की तरफ एरिया वेक्टर नहीं बनता। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है बात? तो ये हो गया अपना एरिया वेक्टर के बारे में। एक दो छोटा मोटा सा एरिया फाइंड करके देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r दिया है, वो XY प्लेन में है, वो XY प्लेन में है, तो उसका एरिया वेक्टर बताइए क्या होगा? फटाफट बता दें आप सर कमेंट बॉक्स में, क्या होगा उसका एरिया वेक्टर? एक हमने सर्कुलर डिस्क ली है जिसका रेडियस r है, XY प्लेन में है, एरिया वेक्टर हम लिख रहे हैं। तो हम बना लेते हैं इस तरीके से, ये x, y एंड z। मैंने डिस्क रखा है कुछ इस तरीके से, इसका रेडियस हो गया r। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लिखना चाहता हूं तो एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू मोड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है सर, इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया तो आप जैसे निकालते आए हो आज तक वैसे ही निकलेगा। सर्कुलर डिस्क का तो रेडियस r है, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर तो इसका एरिया हो गया। बट अब इसका डायरेक्शन और देखना है, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, तो डायरेक्शन कैसा लोगे? नॉर्मल टू द सरफेस। कैसा लोगे? नॉर्मल टू द सरफेस। इसका नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो किस डायरेक्शन में आएगा? ये आएगा जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में आएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम के कैप लिख सकते हैं। आप बोलोगे पीछे की तरफ लिख देते तो क्या हो जाता? ये हो जाता माइनस का पाई r स्क्वायर के कैप। ये भी सही है, दोनों ही हमारे सही आंसर। क्लियर है बात? ऐसे ही एक और अगर मैं ये बोलता कि भाई x है, ये y है, ये z है, यहां पर मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट रखी हुई है जिसका लेंथ l है और ब्रेथ b है, तो बताइए इसका एरिया वेक्टर कितना होगा? तो आप बता दीजिए फटाफट। भाई एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस दूर जाता हुआ, या फिर एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दूर जाता हुआ। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो एरिया वेक्टर क्या लिख सकते हो आप? एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया l इंटू बी, और डायरेक्शन लिखना है तो इसको के कैप भी लिख सकते हैं, या फिर
एल बी इंटू माइनस के कैप भी हम इसको लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर हमारे सही। तो ये तो हो गया एरिया वेक्टर निकालने के बाद। अब एरिया वेक्टर निकालने के बाद अब हम बात करते हैं अपना फ्लक्स के बारे में। हम बात करें किसकी, हमने पहले जाने एरिया वेक्टर क्या होगा, अब बात करें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, किसी भी सरफेस से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता क्या है? ये तो डेफिनेशन हो गया, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमें क्या पता चलता है? ये हमें बताता है मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है कि कितना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर, एट सर्टेन पॉइंट, किसी पॉइंट पर कितना स्ट्रांग कितना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमें फ्लक्स बताता है। और कैसे बताता है? कि हम देखते हैं किसी गिवन एरिया से कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। जहां पर ज्यादा फील्ड लाइंस पास होते हैं वहां पर अपना क्या हो जाता है, फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अब इसमें क्या है, इसमें हम तीन चीजों की बात करेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा हमारे पास, एक जो भी सरफेस है जिसका हम फ्लक्स देख रहे हैं वो रहेगी, तीसरा उनके बीच का एंगल रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैं ये कांस्टेंट ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कांस्टेंट ले लिया, और इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने ये दो सरफेस रखे, एक सरफेस है 1 और एक सरफेस है ये 2। अब मैंने आपसे पूछा बताइए किस सरफेस से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे, तो आप बोलोगे साहब सरफेस 2 से। सरफेस 2 में क्योंकि ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं इसका फ्लक्स ज्यादा होगा। सरफेस 2 से जब ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसका फ्लक्स ज्यादा होगा। और इससे फील्ड लाइंस कम पास हो रहे हैं तो इस सरफेस 1 का फ्लक्स कम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं क्योंकि इसका एरिया बड़ा है इसलिए ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसलिए फ्लक्स ज्यादा। इसका एरिया कम है तो कम फील्ड लाइंस पास हो रही है तो इसलिए फ्लक्स कम है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के? ये बात हम बोल सकते हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मैं एंगल भी फिक्स रख रहा हूं कि भाई एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में ले रहा हूं मैं, एरिया वेक्टर इधर आ गया, ठीक है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं सरफेस को वेरी कराता हूं तो मुझे ज्यादा फील्ड लाइंस वहां से मिलेंगी जिसका एरिया ज्यादा होगा। ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं इसका मतलब उसका फ्लक्स ज्यादा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि फ्लक्स जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा काम अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करेंगे कि अब जो है हम एरिया को फिक्स करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कराएंगे। तो एरिया हम फिक्स रख लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर ये वेरी कर रहा, ठीक है जी, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। अब यहां पर मैं फिक्स एरिया की शीट लूंगा कि भाई जैसे मान लो एक शीट मैंने ये ले लिया, फिर सेम एरिया का एक शीट ये ले लिया, ठीक है, सेम एरिया का एक शीट यहां पर ले लिया, ठीक है, ये 1 2 3। तो अब मैंने पूछा बताइए किस में ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो आप बोलोगे साहब 1 में ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है। 1 से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसका फ्लक्स ज्यादा हो गया। तो क्या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जहां पर फील्ड लाइंस पास होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर 1 पर फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, 2 पर कम और 3 पर सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर है बात? तीसरा पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, अब एरिया को भी फिक्स कर लेते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फिक्स कर लेते हैं। अब हम एंगल को वेरी करेंगे कि एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने एक ये शीट रखी इस तरीके से, ठीक है, और एक रखी हमने इस तरीके से, सेम एरिया की ले रहे हैं, ठीक है जी।
और एक बार हमने रखी इस तरीके से। ठीक है साहब। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम ये देख रहे हैं कि जी यहाँ पर अगर देखूँ तो ये एरिया वेक्टर इधर आ गया, एरिया वेक्टर हो गया इधर की तरफ, एरिया वेक्टर ये हमने ले लिया इधर की तरफ। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, और कांस्टेंट एरिया की ही हम शीट भी ले रहे हैं, कांस्टेंट एरिया की हम क्या ले रहे हैं, शीट भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, क्या इस केस में, इस वाले केस में कोई भी फील्ड लाइंस पास हो रही है, नहीं पास हो रही, तो इसमें क्या बोलेगा, फ्लक्स जीरो। यहाँ पर क्या होगी, जब ये परपेंडिकुलर होगी, जब ये सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है, जब ये सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है। जब ये किसी एंगल पर रखी हुई है तो यहाँ पर कुछ कम पास हो रही है, और जब पैरेलल है तो एक भी पास नहीं हो रही। तो क्या ये एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं सेम डायरेक्शन में दे रहा हूं, मतलब थीटा जीरो हो गया। और कौन है जो 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो वो है अपना कॉस, वो है कौन, अपना कॉस रेशियो। और 90 पर क्या देता है, वो 90 पर 0 वैल्यू देता है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो फ्लक्स होगा वो कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जब ये तीन बातें मुझे पता चल गई, अब मैं इन तीन चीजों को मिला देता हूं। जब मैं इन तीन चीजों को मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूला मिलेगा यहां से फाई प्रोपोर्शनल ई ए कॉस थीटा। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, उसके वैल्यू 1 लेंगे, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और ये बन गया अपना फॉर्मूला किस चीज का, फ्लक्स का। जहां पर ई क्या है, ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर ई क्या है, ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस, जिस सरफेस से हम फ्लक्स फाइंड करना चाह रहे हैं उसका एरिया। एंड थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन, अब ये याद रखना, ये याद रखने वाली बात है। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन किस किस चीज के बीच का, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। बोर्ड के एग्जाम में कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेता है ना, और यहीं बच्चे एंगल लेने में गड़बड़ कर जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। यहां पर जो एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दो चीजें होंगी, या तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल आप देख रहे होंगे, या फिर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल पूछूंगा तो 90 है। अगर मैं इस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है पूछ लूंगा तो 0 है। यहां पर अगर मैं पूछूं सरफेस कैसे रखी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो सरफेस तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है, बट उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है बात। तो ये याद रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर आपको कभी भी एंगल दिया जाता है एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, तब आपके पास आएगा ये एंगल थीटा का वैल्यू। ठीक है साहब। और आगे क्या ध्यान दे, ई क्या है, ई क्या है अपना वेक्टर, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ए क्या है, ए एरिया, ये भी हम वेक्टर ले रहे हैं। और ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच के एंगल का कॉस रेशियो। क्या आपको याद आया कि आपने वेक्टर में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो फिर क्या मैं यहां पर ये जो मैंने ई ए कॉस थीटा लिखा है, जिसमें दोनों ई और ए वेक्टर हैं और कॉस थीटा उनके बीच के एंगल का कॉस रेशियो है, तो क्या मैं इसको फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए लिख सकता हूं? क्या मैं इसको फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या लिख देंगे हम इसको लिख देंगे फाई इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है। तो यहां से अब आपको एक बात पता चला कि जो फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट पूछे कोई आपसे इसका यूनिट पूछे तो यूनिट आप बता देंगे। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका यूनिट हो जाता है, या फिर वोल्ट मीटर भी हम इसको बोल देते हैं, या फिर वोल्ट मीटर भी हम इसका यूनिट बोल देते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो जरा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो न्यूटन के लिए mL/t-2, मीटर के लिए कितना हो गया L2, और कूलम के लिए कितना हो गया AT।
तो जब इसको फाइनली सॉल्व करके लिखेंगे तो ml3t-3a-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा किसका, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और एक बात सुनो, ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ये सिर्फ तभी है जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी हम ये फॉर्मूला phi = E डॉट A का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये वेरिएबल है, अदरवाइज इफ वेरिएबल, तो फिर क्या करेंगे, अगर वो वेरिएबल है तो उस केस में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, छोटे छोटे पार्ट का फ्लक्स निकालकर उसको ऐड करेंगे, तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई। और डी फाई मतलब छोटे से सरफेस का पहले हम फ्लक्स निकालेंगे फिर उसको ऐड करेंगे, तो यहां पर क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे हम, वहां पर इस्तेमाल करेंगे हम ये इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला का। ठीक है जी, और कुछ बात करते हैं हम आगे और बढ़ते हैं। और क्या बात भाई कि अब यहां पर हम केस देख लेंगे कि थीटा 90 है तब क्या हो रहा है, वैसे तो आप देख चुके हो थीटा 180 है तब क्या होगा, थीटा 0 है तब क्या होगा। अब अगर यहां पर केस वन हम ले रहे हैं, केस वन हम क्या ले रहे हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब समझ गए, इस तरह से मेरे बच्चों, थीटा 0 मतलब क्या हो गया, इस तरह से कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। मतलब सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस कैसे रखी हुई है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 0 डिग्री, या फिर एंगल बिटवीन द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, या फिर सरफेस नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हो तो कितना हो जाएगा फ्लक्स। सो फ्लक्स phi इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पर, phi इज इक्वल टू हो जाएगा E A cos 0 डिग्री। तो phi कितना आ गया, phi हो गया अपना E A, ये क्या आ गया अपना E A। दूसरा केस नंबर 2, अगर ये थीटा 180 डिग्री हो जाए, थीटा कैसा हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, सॉरी हाँ, थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए, तो थीटा 180 डिग्री हो जाए मतलब जो एरिया वेक्टर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। कि भाई अपना सरफेस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, हम एरिया वेक्टर को इसके अपोजिट ले लेते हैं, इस तरीके से एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है साहब, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, यहां पर भी कैसा है, रखा तो परपेंडिकुलर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर कैसे, सेम डायरेक्शन में, यहां पर कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे, phi इज इक्वल टू E A cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप जानते हो, -1। तो क्या लिख देंगे यहां पर, phi इज इक्वल टू E A। तो यहां पर देखो, यहां आया नेगेटिव फ्लक्स, यहां आया पॉजिटिव फ्लक्स। जब E वेक्टर और A वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है अपना आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनवर्ड फ्लक्स। फ्लक्स कैसा क्या है, ये फ्लक्स जो है एंटरिंग है या इनवर्ड है, वो आउटवर्ड है, वो बाहर निकल रहा है सरफेस से। ठीक है, तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस मैं यहीं पर ले देता हूं, केस नंबर 3। अब अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 मतलब जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो, या फिर जो एरिया वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर थीटा 90 होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा,
फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी फील्ड लाइंस सरफेस से पास नहीं करेगी। तो ये 3 केस हो जाते हैं। पॉजिटिव का मतलब आउटवर्ड ले लेंगे और नेगेटिव का मतलब हम एंटरिंग फ्लक्स लेंगे, इनवर्ड फ्लक्स लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक कोई स्क्वायर शीट है जिसकी लेंथ L है ना, एक स्क्वायर शीट है जिसकी लेंथ L है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये शीट रखी हुई है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस सरफेस से एंगल बनाता है थीटा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये एक हमारे पास स्क्वायर शीट है जिसकी लेंथ L है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं दोनों। तो बताइए नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए अपना फटाफट, ठीक है। इतना मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है कि भाई ये अपनी कोई सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है r, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास कर रही हैं इस सरफेस को, ठीक है जी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक बार फिर से E, और ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का ये है 30 डिग्री। तो आपको फिर से वही बताना है फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया होगा आप सभी का। कितना आंसर आएगा इसमें जो फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा। आपको मालूम ही है कि अगर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर सरफेस, ये सरफेस इस बोर्ड के प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है इस बोर्ड के प्लेन में, समझ रहे हो बात। ये जो शीट है ये इस बोर्ड में रखी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन में ऐसे जा रहा है। क्या ये इस शीट के अंदर कभी घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना है? फ्लक्स विल बी 0। अब ये शीट ऐसे रखी हुई है, अब ये शीट परपेंडिकुलर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई ऐसे, जैसे मेरा हाथ है, और ये जा रहा है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब आपको बताना है कितना फ्लक्स होगा। ध्यान से फटाफट आंसर बताइए। तो यहां पर देखो एंगल कितना हो जाएगा। अब यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है और ये अपना एरिया वेक्टर होगा, और जो एंगल लेंगे 60 डिग्री लेंगे। ये याद रखने के लिए मैंने बोला था। तो यहां पर फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos 60 डिग्री। cos 60 लेंगे ना कि cos 30 लेंगे। तो cos 60 का वैल्यू 1/2, सो इट इज EA/2, और A हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर E फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू पास होने वाला। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कि हमारे पास x, y और z ये 3 एक्सिस है। इनमें एक शीट रखी हुई है जिसकी साइड है 10 मीटर। जिसकी साइड कितना है भाई? 10 मीटर है। और ये जो शीट है ये इस x एक्सिस से 37 डिग्री एंगल बनाती है। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यूनिफॉर्म दिया है जो कि है 2I कैप प्लस 3J कैप एंड 4K कैप न्यूटन पर कूलम का, तो बताइए कि फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू कितना होगा। इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो कैसे करेंगे? अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, अगर मुझे फ्लक्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया है, तो हम क्या लिखते? फाई इज इक्वल टू E डॉट A लिखते और आंसर बताए थे डॉट प्रोडक्ट करके, सिंपल। बट हमें एरिया नहीं मालूम, हमें एरिया वेक्टर नहीं मालूम। अब यहां पर एरिया वेक्टर कैसे लिखें? क्योंकि एरिया वेक्टर के लिए चलो मैग्नीट्यूड तो मैं 10 लिख लूं, 10 × 10, बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ही पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या करते हैं हम ऐसे केस में, क्या करेंगे? जो इसकी साइड है, इसको मैं O लिख रहा हूं, इसको A लिख रहा हूं, ये B है और ये C है। तो ये जो इसकी साइड है OA और ये जो OC, इनको मल्टीप्लाई करने पर ही अपना एरिया बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये जो साइड है OA और OC, इनको वेक्टर लिख लेता हूं। मैं OA वेक्टर लिख लेता हूं, और मैं कौन सा वेक्टर लिख लेता हूं? मैं OC वेक्टर लिख लेता हूं। OC वेक्टर आप मुझे आसानी से बता सकते हैं। OC वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 10, डायरेक्शन किधर हो गई? y एक्सिस में, तो इसको लिख सकता हूं मैं 10J कैप मीटर, ठीक है जी। ये OC वेक्टर आ गया। ऐसे ही अब मुझे क्या लिखना? OA वेक्टर लिखना है। ऐसे क्या लिखना? मुझे OA वेक्टर लिखना है। बट OA वेक्टर के लिए अब मुझे क्या चाहिए? इसका x कंपोनेंट लेना पड़ेगा और ये दूसरे डायरेक्शन वाले कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इसके जब मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, तो देखो ये जो 10 है ये x एक्सिस में जाएगा,
कितना वैल्यू होगा इधर, इधर आ जाएगा इसका कॉस कंपोनेंट, कितना लिखेंगे 10 cos 37। cos 37 का वैल्यू अगर आपको याद है तो ये होता है 4/5। यहां वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 4 2 8, तो ये आ जाएगा 8 मीटर। इधर कितना वैल्यू आया 8 मीटर। वैसे ही इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या कंपोनेंट आएगा इधर, इधर आएगा 10 sin 37। sin 37 का वैल्यू 3/5 होता है, इसको सॉल्व करोगे तो पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो मुझे x एक्सिस में मिल गया इसका कंपोनेंट कितना, मुझे z एक्सिस में मिल गया इसका कंपोनेंट कितना है। तो अब मैं इस OA वेक्टर को क्या लिखूंगा, x एक्सिस में कितना है 8, x के लिए इस्तेमाल करते हैं i कैप, तो ये कितना हो जाएगा 8i कैप। ऐसे ही ये जा रहा है z एक्सिस में, z एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है k कैप और इधर मैग्नीट्यूड है 6, तो 8i कैप प्लस 6k कैप इसका ये वेक्टर हो गया मीटर। ठीक है, तो OA वेक्टर मुझे पता चल गया, OC वेक्टर पता चल गया। अब मुझे अगर इसका एरिया वेक्टर लिखना है तो एरिया वेक्टर क्या लिखेंगे, OA वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। जब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस कराना है अब हमें 10i कैप प्लस 6k कैप क्रॉस 10j कैप। ठीक है जी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराओ तो 10 इंटू 8 ये हो जाएगा 80, i क्रॉस j कितना हो जाएगा k कैप, 6 का 10 से 60, k क्रॉस j कितना हो जाएगा, k क्रॉस j हो जाएगा अपना माइनस i, सो माइनस 60i कैप और एरिया बन गया मीटर स्क्वायर। और जैसे ही आपके पास एरिया आया, जैसे ही आपके पास एरिया आया तो आप फटाफट आंसर यहां बता सकते हैं कि अब आपको क्या करना है, अब आपको जस्ट फाई निकालना है विच इज ई डॉट ए, जो कि क्या हो जाएगा ई डॉट ए। ई का वैल्यू आपको मालूम है कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड डॉट 80k कैप माइनस 60i कैप। तो हम जानते हैं जब डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो i का i से और j का j से कराते हैं, बाकी खत्म। i का i से करा दो तो i का i से कितना हो गया माइनस 120, k का तो है सॉरी j तो है ही नहीं, k का k से करोगे 8 से 24 प्लस 240। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स आ गया। ठीक है साहब, ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ गया अपना फ्लक्स। ठीक है जी, सॉरी आई का आई से 60 दूनी 120 और के का के से 8 4 32, के कैप का होगा ना, जे है ही नहीं, जे तो 0 हो जाएगा, के का के से होगा 320 और ये हो जाएगा 200। तो कितना आ गया फ्लक्स, फ्लक्स इसका आ गया 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो इस चीज को ऐसे समझना भाई, ऐसे समझना कि जैसे ये मेरा हाथ है, ये लेंथ बना रहा है, इधर ये z एक्सिस जा रहा है, ऐसे समझ लो ये z एक्सिस जा रहा है इधर, इधर ये अपना x एक्सिस है और ये जो मेरा हाथ है ये OA है, ये वाला एंगल 37। क्लियर है बात, तो ये वाला एंगल 37 है तो इधर कॉस कंपोनेंट और इधर z एक्सिस में क्या आ रहा है अपना साइन कंपोनेंट आ रहा है। यहां पर आपको चीज समझने में दिक्कत आ रही होगी, फिर भी मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा हाथ जो है ये OA है, ये OA है। ठीक है, तो ये किधर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट x में जाएगा और एक कंपोनेंट दूसरा किधर जाएगा z में जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन कि अगर क्लोज्ड सरफेस है, अगर मैं बोलता हूं भाई एक क्वेश्चन और करेंगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। मैंने क्या बोला, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला कि मेरे पास ये एक स्क्वायर ब्लॉक है जिसकी साइड 1 मीटर है और मैंने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। कितना है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने इसके अंदर इसको रखा हुआ है, तो आपको वही बताना है कि फ्लक्स कितना होगा, आपको बताना है इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो अब देखो यहाँ पर कितने सरफेस बन रहे हैं, क्लोज सरफेस है पहली बात, एक सरफेस इधर हो गया ये 1, एक सरफेस इसके अपोजिट ये 2, एक सरफेस ऊपर वाला 3, एक सरफेस ये नीचे वाला 4, एक सरफेस इसके सामने वाला 5 और एक सरफेस इसके पीछे वाला 6। सबके एरिया वेक्टर बनाते हैं। क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी एरिया वेक्टर अंदर नहीं होगा, सारे बाहर होंगे नॉर्मल टू द सरफेस और दूर जाते हैं। तो 6 वाले का एरिया वेक्टर, सॉरी 2 वाले का एरिया वेक्टर इधर हो गया A2 वेक्टर, 1 वाले का एरिया वेक्टर इधर की तरफ A1 वेक्टर, जो 3 है 3 ये ऊपर वाला सरफेस ऊपर जाता हुआ एरिया वेक्टर, 4 वाले का सर एरिया वेक्टर नीचे आएगा
5 वाला इधर की तरफ A5 वेक्टर और 6 वाला जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है जी, हमें फ्लक्स बताना है। हमें क्या बताना है? फ्लक्स बताना है। फ्लक्स स्केलर है, हर एक सरफेस का फ्लक्स निकालो, ऐड कर दो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो अब अगर एक बात देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जो फ्लक्स है किस किस का, मैं कह रहा हूं फ्लक्स 4 देखो, फ्लक्स थ्रू 3, 4, 5 एंड 6 बता दो पहले मुझे। तो आप बोलोगे साहब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है। ठीक है जी, A3 ऊपर जा रहा है, A4 नीचे जा रहा है, ठीक है, A5 इधर आ रहा है और A6 अंदर जा रहा है। तो चारों के एरिया वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? इन चारों सरफेस का फ्लक्स हो गया 0। इन चारों सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। अब सरफेस 1 का फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स थ्रू GH थ्रू सरफेस 1, सरफेस 1 का फ्लक्स लिख लेते हैं। क्या लिखोगे सरफेस फ्लक्स का 1 का फ्लक्स? 5 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 3 × 10⁻³ एरिया कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है? एक दूसरे के अपोजिट, तो ये कैसा फ्लक्स हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस। सो 5 इज इक्वल टू -3 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बन गया 1 का फ्लक्स। ऐसे ही 2 के थ्रू फ्लक्स निकालो, थ्रू सरफेस 2। सरफेस 2 से कितना फ्लक्स होगा? कितना लिखूंगा मैं? 5 इक्वल टू फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ एरिया कितना होगा? साइड 1 है, ये क्या बनना है? ये स्क्वायर ही तो बनना है। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 × 1, तो कितना हो गया? ये 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब अगर नेट फ्लक्स लिखना है तो नेट फ्लक्स क्या लिखोगे? इन सब का सम 5 + 5 + 5 प्लस एंड सो ऑन 5 तक। ठीक है जी, 3 से लेकर 6 तक तो 0 ही है। 1 और 2 को भी देख रहा हूं तो मैग्नीट्यूड सेम और साइन अपोजिट, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। इसको करवाने का क्वेश्चन यही मतलब था, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट तुम्हें याद करवाना है। क्या याद रखना है आपको? क्या याद रखना है? इफ अ क्लोज्ड सरफेस is placed in a uniform electric field, then flux through it is 0। अगर किसी क्लोज्ड सरफेस को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो हमेशा उससे फ्लक्स कितना होगा? उससे पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा। कैसे 0 होगा? आपको पता चलेगा, जितना फ्लक्स उसमें एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स उससे बाहर निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये बात याद रखें और बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी है, ये 5, 6, ठीक है जी, तो मैंने आपसे बोला कि इस तरीके से एक कॉनिकल सरफेस है, एक कोनिकल सरफेस है, ये हॉलो कोन है ना? ये कैसा कोन है? हॉलो, सॉलिड नहीं है। तो आपको ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसके थ्रू आपको फ्लक्स बताना है। फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से, और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है और आपको बताना है इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। मैं पहले बता दूं, ये कोन सॉलिड कोन नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, ये हॉलो है। ठीक है, ये कैसा है? हॉलो है। तो आपको इसमें बताना है कि फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू कितना होगा। तो इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे यहां पर इस क्वेश्चन को 2 लाइनों सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को समझो। अगर ये क्लोज्ड होता, अगर ये सरफेस क्लोज्ड होता, चारों तरफ से बंद होता,
अभी मैंने क्या बोला, क्लोज्ड नहीं है, नीचे से ओपन सरफेस। ठीक है, अब मैं अगर इसको क्लोज कर देता, तो क्लोज करता तो आप बोल देते साहब नेट फ्लक्स जीरो है, कैसी बातें कर रहे हो आप। ठीक है, बट अब नेट फ्लक्स अगर जीरो है तो जितना एंटर कर रहा है, एंटर किसके थ्रू कर रहा है, थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस बाहर किधर से निकल रहा है, नीचे वाली सरफेस से, प्लस फाई सर्कुलर सरफेस, और टोटल ये कितना होता, जीरो। अब कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स तो मुझे फाइंड ही करना है, प्लस इस सर्कुलर सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आप बता सकते हैं मुझे। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो इसका भी एरिया वेक्टर किधर आएगा, नीचे की तरफ। अगर इसका रेडियस r है तो ये कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, तो यहां पर एंगल जीरो होगा, तो cos जीरो इक्वल टू कितना होगा, जीरो। अगर cos जीरो लगाएंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहां से फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का E इंटू पाई r स्क्वायर। ये इसका कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, जितना फ्लक्स बाहर निकला उतना फ्लक्स एंटर करा, तो ये एंटरिंग फ्लक्स हो गया। देखो नेगेटिव आया तो ये फ्लक्स क्या कर रहा था, इसमें एंटर कर रहा था। एक ऐसा ही क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे होमवर्क में, एक ऐसा ही क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। क्या है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन सिंपल सा ये है, क्वेश्चन नंबर 5, कि हमारे पास ये एक हॉलो स्फेरिकल शेल है। ये कैसा सेल है, हॉलो हेमी स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फिर से कर्व्ड सरफेस या हेमिस्फीयर बोल दो, कर्व्ड सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स बताना है। सेम जैसा हमने ये करा है वैसे ही आपको इसको भी करना है। इसको ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देंगे कितना होगा। इसका रेडियस हम ले रहे हैं a, इसका जो रेडियस है, इस स्फीयर का जो रेडियस है, इसका रेडियस हमने ले लिया है a इज द रेडियस। क्लियर है बात, इसको अपने आप ट्राई करेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको कितना दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है x स्क्वायर i कैप न्यूटन पर कूलम, और क्या बोला गया है, और बोला गया है EY एंड EZ इज जीरो। EY और EZ क्या है, ये जीरो है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। 1 मीटर साइड के क्यूब से आपको फ्लक्स फाइंड करना है, जो कि आपको इस तरीके से डायग्राम में दिया हुआ है। ये यहां पर क्यूब रखा हुआ है, ठीक है जी, ये क्यूब रखा हुआ है, और कितनी डिस्टेंस पर ये है भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर। इस ओरिजिन से ये 1 मीटर की ही डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसकी खुद की साइड भी कितनी है, 1 मीटर है। तो इस क्यूब के थ्रू आपको फ्लक्स बताना है। तो जैसा हम अभी तक करते आए हैं वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, जैसा आपने करा था अभी क्यूब वाले क्वेश्चन में, क्या करोगे, इसमें कितनी सरफेस आ रही है, 6 सरफेस, हर सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकालोगे, उसको ऐड कर दो। तो सबके पहले हम एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। यह है सरफेस 1 मान लो, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर हो जाएगा इधर की तरफ A1 वेक्टर, इस वाले सरफेस का इधर की तरफ A2 वेक्टर, ऊपर वाले को मैं ले लेता हूँ थर्ड सरफेस A3 वेक्टर, नीचे वाला आ गया नीचे A4 वेक्टर, ये इधर आ गया 5th सरफेस, और इसके पीछे चला गया ये 6th सरफेस। ये सब एरिया वेक्टर बन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी x एक्सिस में है। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है x स्क्वायर i कैप न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। आप कभी खटाक से मुंह उठाओ और आंसर कर दो कि 0 होगा, यहां पर 0 नहीं होगा, वेरिएबल है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। x क्या है, x एक्सिस में वैल्यू है आपकी डिस्टेंस कितना कितना है। ठीक है, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, बिल्कुल ही कभी नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है या एरिया वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर हाँ 0 है तो फिर जो एंटरिंग फ्लक्स है और जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, उसका सम 0 रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं मुद्दे पर कि यहां पर ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो यहाँ पर फ्लक्स जीरो नहीं होगा, एक बार में हम नहीं बोल सकते। तो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के लिए हम अगर देखें तो ये जो सरफेस है, सरफेस 3, 4, 5 एंड 6 के जो एरिया वेक्टर है, के एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिर से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा कितना हो गया यहाँ पर, थीटा हो गया यहाँ पर 0 डिग्री, सॉरी थीटा हो गया यहाँ पर कितना 90 डिग्री। इनके जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो थर्ड सरफेस का फ्लक्स, फोर्थ सरफेस का फ्लक्स, फिफ्थ का और सिक्स का, सबका फ्लक्स कितना हो गया, सबका फ्लक्स हो जाएगा 0। इन चारों का तो फ्लक्स फिर से 0 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये फ्लक्स तो चारों का फिर से 0 होगा, इतना तो पक्का है। अब किससे निकालना है हमें, अब हमें फ्लक्स देखना है, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, जो सरफेस 1 है उसका फ्लक्स हम देख रहे हैं। तो फ्लक्स देखेंगे तो φ1 इक्वल टू, यहां पर हम देखेंगे E1 कितना है और इनटू इसका एरिया देखेंगे A1 कितना है, और कॉस कितना हो गया, कॉस तो अपना 180 डिग्री है। कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, तो कॉस कितना हो गया 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखना चाहता हूँ EX तो कितना लिखूंगा, अब 1 मीटर पर कितना होगा, ये 1 मीटर पर, यानी सरफेस 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की जगह 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन पर कूलम। इसका मैग्नीट्यूड इतना बनेगा। तो E1 कितना हो गया, E1 हो गया 1 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, एरिया कितना हो जाएगा, साइड कितनी है इसकी 1, ये साइड भी कितनी है 1, ये भी कितनी है 1, ये भी, सारी साइड कितनी है 1 है, तो एक स्क्वायर साइड बन रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, इसका भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर, और कॉस 180 -1 हो गया। तो यहाँ से φ1 कितना आ गया, φ1 इज -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसा फ्लक्स है, नेगेटिव, मतलब एंटरिंग फ्लक्स है। नेगेटिव मतलब ये कैसा फ्लक्स है, यहाँ पर ये एंटरिंग फ्लक्स है, -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का। अच्छा, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 देख लो, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, φ2 कितना होगा, तो φ2 E2 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, और कॉस कितना रहेगा, कॉस तो 0 डिग्री रहेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ठीक है जी, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया। A2 कितना होगा, एरिया तो वही रहेगा, एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। बचा क्या, बचा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर ये है ना सरफेस 2, यहां तक डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, तो टोटल यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 2 मीटर। तो जो x का वैल्यू है ओरिजिन से वो कितना हो गया 2 मीटर हो गया। तो जब सरफेस 2 के लिए लिखूंगा तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर E2 का जो वैल्यू लिखा जाएगा, E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आउटवर्ड फ्लक्स है, ये बाहर जाने वाला फ्लक्स है, तो ये वैसे ही पॉजिटिव ले रहे हैं। तो φ2 इक्वल टू कितना हो गया, ये सॉरी 4 है, 4 लिख जा भाई, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का फ्लक्स होगा जो कि सरफेस 2 से बाहर निकल रहा होगा। जो एंटर हुआ वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का था, जो बाहर निकला वो 4 मीटर स्क्वायर पर कूलम का फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो अब यहां पर अगर मैं नेट फ्लक्स लिखूंगा फाई नेट, तो क्या लिखूंगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस एंड सो ऑन φ6। तो फाई नेट, φ1 का वैल्यू आपके सामने है -1, φ2 का वैल्यू है +4, बाकी सब तो वैसे ही 0 हो गया। सो फाई नेट इज इक्वल टू 3